हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन नंबर 59 तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। नाउ आता है हमारा 60 और उसके ऑनवर्ड। तो सेक्शन नंबर जो 60 है वो बेसिकली बात करता है पब्लिकेशन ऑफ ऑथराइज सब्सक्राइब्ड कैपिटल के ऊपर। तो कुछ खास ऐसा सेक्शन के अंदर है नहीं, तो उसको हमारे मॉड्यूल में रखा नहीं गया है, तो उसको हम इग्नोर करके चलेंगे। बस वो पब्लिकेशन की बात करता है कि दैट शुड बी पब्लिश्ड इन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम फिलहाल शुरू करेंगे अब 61 से लेके 68 तक। अब 68 यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो 69 और 70 है वो भी कहीं ना कहीं 68 वाले सेक्शन का ही पार्ट है, मतलब बायबैक का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये 61 से लेके 70 तक का सेक्शन जो है ये सारे कुछ मिलते जुलते हैं, आपस में लिंक्ड होके चलेंगे। ठीक है, ये ओवरऑल इनको कहा जाता है अल्टरेशन ऑफ कैपिटल। अलग अलग तरीके से यहाँ पर अल्टरेशन होगी, जिस जिस तरह की अल्टरेशन है हम नॉर्मली जो अल्टरेशन करेंगे, इकलौता हमारा सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 61 जिसकी इस वीडियो में जिसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हमारा राइट इशू का आएगा, बोनस इशू का आएगा, बायबैक का आएगा, तो जो भी अदर चीज आएंगी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन आएगा। द थिंग इज इस पूरे कंबाइंड को एक साथ कहा जाता है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्दो अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एक लौता सेक्शन है, सेक्शन नंबर 61। ठीक है, अब बेसिकली ये होते क्या है, तो आपको ये चीज बेसिक पता है कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्लियर करना जरूरी है। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, वो हायर लिमिट, वो मैक्सिमम लिमिट जिसके लिए कंपनी ऑथराइज है, जितना की कंपनी चाहे तो शेयर इशू कर सकती है अप टू दी मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, सपोज कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 20 लाख रुपीज और कंपनी ने इशू किए 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज इज इशूड, मतलब कल को अगर चाहे तो 10 लाख वो और ऑथराइज हैं इशू करने के लिए, वो इशू कर सकते हैं अप टू 20 लाख, 20 के बियॉन्ड नहीं जा सकते। एक और चीज प्रैक्टिकली आपको बता दूं, ये ऑथराइज कैपिटल का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि अब क्यों ऑथराइज कैपिटल कम होती है, कि जब कंपनी स्टार्ट होती है तो क्यों नहीं वो ऑथराइज कैपिटल सीधा 1 करोड़ रख लेते हैं, मतलब क्यों इसके अंदर फ्लक्चुएशन की जरूरत पड़ती है। तो इन प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या है आपका सिनेरियो कि जितनी ऑथराइज कैपिटल होगी आपकी, जितना आप स्टार्ट करोगे कंपनी जितने से, उसी की प्रपोर्शन में आपको फीस पे करना होता है। मतलब इन सिंपली हायर ऑथराइज कैपिटल तो हायर आपको गवर्नमेंट फीस पे करनी होगी। तो इसलिए इन जनरल जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो एक नॉर्मल अमाउंट रखती है, 10 लाख 20 लाख एज द केस में भी। और उसके बाद जब कंपनी ग्रो करती है तो अपने ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाती है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाए बगैर वो मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती उसके बियॉन्ड जितना उसको ऑथराइज किया गया है। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल का सिनेरियो बस ये है आपका। और उसके बाद आपको कॉल्ड अप अमाउंट पता है कि आप इशू करते हो, उसके अंदर से कुछ अमाउंट जो आप मंगाते हो दैट इज कॉल्ड अप, एंड जो आपको मिल जाता है दैट इज पेड अप। जो रह गया वो अनपेड है आपका, जो कि आप मंगा सकते हो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, या फिर और कंपनी की जब चॉइस होगी तो उस अकॉर्डिंग वो उसको मंगा सकती है। ये कुछ उसका एक पिक्चराइज किया गया है, हमारे लिए दैट मच रेलेवेंट नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 61। इसकी बात, ऑल्दो सेक्शन छोटा है लेकिन इसके ऊपर एक चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर थोड़ा सा हमारा टाइम जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा कंटेंट ठीक ठाक हो सकता है। ऑल्दो सेक्शन जो है ये कुल मिला के एक ही पन्ने का है, 2 सब सेक्शन है और कुछ खास इसके अंदर है नहीं। पहली बात करते हैं कि ये जो सेक्शन है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेक्शन नंबर 61, ये किसके लिए है, तो ये है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंपनीज के लिए। लिमिटेड कंपनीज का मतलब क्या हुआ कि पब्लिक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी की यहाँ पे बात नहीं हो रही। उनके लिए कहा जा रहा है कि वो चाहे तो अपनी शेयर कैपिटल के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब आपको पता है कैपिटल क्लॉज होता है एक मेमोरेंडम के अंदर, एमओए के अंदर एक कैपिटल क्लॉज होता है। आपने इसका अल्टरेशन वाला पूरा एरिया पढ़ लिया था जब हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। नाउ यहाँ पे जो बात कर रहा है, ये यहाँ पे स्पेसिफिक शेयर कैपिटल की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं ये उससे लिंक है कि जब भी आपको मेमोरेंडम के अंदर मतलब कैपिटल के अंदर चेंजेस करेंगे तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अल्टरेशन ऑफ एमओए। अल्टरेशन ऑफ एमओए का आपका कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 13, तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। बट यहां वहां पे जो हमने बातें कर ली थी उसके अलावा एक स्पेसिफिक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 61, जो की बात करता है शेयर कैपिटल की अल्टरेशन की। अब क्या कहा गया इसके अंदर कि कोई भी एक लिमिटेड कंपनी जो कि ऑथराइज की गई है एज पर देयर एक्ट आर्टिकल, वो चाहे तो अपने कैपिटल के अंदर अल्टरेशन कर सकती है। अब अल्टरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपने देखा है अल्टरेशन में आपका एडिशन भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। ये सारी चीजें आपकी अल्टरेशन वर्ड में कवर होती है, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में। तो क्या कहा जा रहा है कि कंपनी को क्या होना जरूरी है, उसके आर्टिकल में ऑथराइजेशन मिलनी जरूरी है। एज पर आर्टिकल होना चाहिए कि वो चाहे तो अपने मेमोरेंडम के अंदर अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। और इसकी जो ऑथराइजेशन होगी वो बेसिकली कहां होगी, जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि स्पेशल रेजोल्यूशन होना जरूरी है इस काम के लिए, सिंपली लिखा गया जनरल मीटिंग, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होगा तो आप इस काम को कर पाओगे, स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। बट अप्रूवल इसकी होनी चाहिए जनरल मीटिंग के अंदर और ऑथराइज होना चाहिए एज पर आर्टिकल। ये तो हो गया आपके बेसिक रिक्वायरमेंट कि ये करने से पहले आपको ये रिक्वायरमेंट होना जरूरी है। नाउ जो चेंजेस है वो किस टाइप की है, तो आपका सब सेक्शन 1 जो है वो 5 क्लॉजेस के यहाँ पे बताता है। उन 5 क्लॉजेस के अकॉर्डिंग 5 प्रकार के चेंजेस है जो हम कर सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ चेंजेस है उस पर हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे। ना सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहली बात कह रहा है कि इंक्रीज इट ऑथराइज कैपिटल, मतलब अपनी ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना। तो ये भी एक प्रकार का अल्टरेशन है, ये चाहे तो कर सकते हैं और ये अल्टरेशन आपका अल्टरेशन ऑफ एमओए माना जाएगा। ठीक है,
कोई बड़ी बात नहीं है। ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पहले बता दिया कि पहले कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कुछ था, अब कंपनी चाहती है कि जी और पैसा मार्केट से रेज किया जाए, और जितनी उसकी लिमिट थी वो पूरी एग्जॉस्ट कर चुकी है। मतलब 20 लाख सपोज ऑथराइज कैपिटल थी और 20 लाख वो इशू कर चुके हैं, तो अब उनको अगर और इशू करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर फाइलिंग करनी पड़ेगी आरओसी के पास। ठीक है, जो भी उनकी मेमोरेंडम के अंदर चेंजेस होंगे उस मेमोरेंडम को लगाते हुए कि भैया हम ऑथराइज कैपिटल हमारी इतनी थी, इसको बढ़ा रहे हैं, जो भी उसकी सब्सिक्वेंट फीस होगी, जो फॉर्म होगा, उसके साथ वो फाइलिंग की जाएगी। तो पहला पॉइंट इजी था, कुछ खास नहीं कि हम ऑथराइज कैपिटल को अपनी इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका कंसोलिडेट एंड डिवाइड। कंसोलिडेट एंड डिवाइड का बेसिक मतलब क्या है कि सपोज आपके 1 लाख शेयर्स थे और एक था 10 रुपए का, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 10 लाख रुपए। अब आप इसको क्या चाहते हो कि आप इसको कंसोलिडेट करके रीअरेंज करो। रीअरेंज का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर आप चेंजेस करना चाहते हो। किस टाइप से कि सपोज कीजिए कि आपके एक शेयर था 10 रुपए का, आप चाहते हो कि एक शेयर 100 रुपए का हो जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ शेयर आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मतलब 1 लाख इंटू 10 था, अगर आप एक शेयर की प्राइस 100 कर दोगे तो नंबर ऑफ शेयर इज 10,000। तो ये जो आपने अरेंजमेंट किया है, इस टाइप की अरेंजमेंट को भी हम क्या कहते हैं, आपका अल्टरेशन। ये भी अरेंजमेंट अगर कोई हुआ है इस टाइप की तो वो भी अल्टरेशन कहलाएगी। अब इसके अंदर क्या पॉइंट आ रहा है कि ये जो हम कंसोलिडेशन या डिवीजन कर सकते हैं, ये सभी के साथ भी कर सकते हैं या पार्ट में भी कर सकते हैं। अगर हम सभी के साथ करेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, बट अगर हम पार्ट में करेंगे तो हो सकता है कि इस पार्ट की अल्टरेशन से कुछ लोगों का अल्टरेशन नहीं किया, कुछ लोगों का अल्टरेशन किया, तो उससे उनकी वोटिंग पावर पे अफेक्ट आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि इस चेंजेस की वजह से अगर आप पार्ट में करोगे तो कुछ लोगों की वोटिंग पावर अलग होगी, कुछ की अलग होगी, तो वोटिंग परसेंटेज जो है उसके अंदर कुछ वेरिएशन इसके अंदर आ सकता है, तो वो अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसा करना चाहते हो जिसमें कि वोटिंग परसेंटेज में भी चेंज आए, स्टिल आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी ट्राइब्यूनल से, और उसके लिए पहले आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को। मतलब क्या हुआ कि अगर कुछ ऐसी कंसोलिडेशन या डिवीजन हो रहा है जिससे वोटिंग पावर अफेक्ट होगी किसी भी मेंबर की, तो वो करने से पहले आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी ट्राइब्यूनल के पास, और अगर ट्राइब्यूनल आपको अप्रूवल दे देगा कि हाँ जी कर सकते हो आप, तब जाके ही कर पाओगे, अदरवाइज अलाउड नहीं है। अदरवाइज आप वो सारी चेंजेस कर सकते हो विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, जिसके अंदर वोटिंग पावर में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, उसकी परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। तो ये आपका कहता है क्लॉज 2, सबसेक्शन 1 का क्लॉज 2। क्लॉज 3 आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है ये कि कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल या एनी, मतलब सारे शेयर्स या पार्ट ऑफ शेयर्स, जो कि होने चाहिए फुल्ली पेड अप। कहां से, स्टॉक में। अब ये शेयर और स्टॉक दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना है, इस पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। शेयर्स बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे कि 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक, तो टोटल वैल्यू हो गई एक की 1 लाख रुपए। तो अगर मैं शेयर्स की टर्म में बात करता हूं कि एक शेयर कितने रुपए का, तो आप कहते हो 10 रुपए का। नंबर ऑफ शेयर्स कितने कंपनी के पास, 1 लाख। तो ये जो वैल्यूएशन है, इस तरीके से अगर इसकी बाइफरकेशन की जाए तो इसको शेयर्स में कहा जाता है। बट अगर मैं कह दूं कि ये नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं पता, कितने का एक शेयर है ये नहीं पता, टोटल शेयर कैपिटल जो कंपनी की है वो है 10 लाख रुपए, तो ये टोटल शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं, उसके अंदर के पार्ट्स ना पता हो या कंपनी ना बताए, तो उस केस में हम उस टोटल वैल्यूएशन को क्या बोलेंगे, स्टॉक। ठीक है, अब ये करने की रेलेवेंस क्या आती है कि क्यों हम अपने शेयर्स को स्टॉक में करेंगे, क्यों स्टॉक को शेयर्स में करेंगे। तो एक सिंपल सी बात समझो कि अगर एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसमें क्या परेशानी है कि कोई जब हमारे शेयर को खरीदेगा तो उसको एक शेयर खरीदने पड़ेंगे, 2 शेयर खरीदने पड़ेंगे। सपोज कीजिए किसी के पास 490 रुपए है तो वो शेयर खरीद पाएगा, 10 के फ्रैक्शन में इजीली खरीद लेगा। किसी के पास 495 रुपए तो वो शेयर्स नहीं खरीद पाएगा, उसको 495 के उसको शेयर्स चाहिए, तो उसको शेयर्स नहीं मिल सकते अगर हम शेयर की टर्म में है तो। लेकिन अगर हम स्टॉक की टर्म में डील करते हैं, मतलब जहां पे हम ये नहीं बताते कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे, कितने का एक नंबर ऑफ शेयर देंगे, हम सीधा कहते हैं भैया 10 लाख है, 10 लाख में से वो कहता है जी 495 मेरे को दे दो या 499 मेरे को दे दो, ऐसा केस में भी कोई भी अलग फ्रैक्शन, तो उसको हम उतना दे पाएंगे अगर हम स्टॉक में डील कर रहे हैं तो। बट अगर हम शेयर्स में डील कर रहे हैं तो हमें वो उतना प्रोवाइड उसको नहीं कर सकते। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि शेयर्स में हम नंबर ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पर शेयर प्राइस वहां पे मेंशन होती है और देन कंसीडरेटेड अमाउंट निकलता है। बट जब हम स्टॉक में डील करते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स एंड पर शेयर प्राइस हमारा मेंशन नहीं किया जाता, वहां टोटल अमाउंट बताई जाती है कि ये हमारे शेयर कैपिटल है। आपको इससे रेलेवेंट नहीं कि एक शेयर प्राइस कितने का और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, आपको टोटल अमाउंट में डील करना है। अब जो स्टॉक का कॉन्सेप्ट है वो जनरली कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करती है। अब यहां पे बात हो रही है लिमिटेड कंपनी की, तो लिमिटेड कंपनी जनरली आप क्या सेंस ले सकते हो, बड़ी कंपनी। लिमिटेड कंपनी को दो पार्ट में मैं क्लासिफाई करता हूं, नंबर 1 इज लिस्टेड, नंबर 2 इज अनलिस्टेड। अब जो लिस्टेड कंपनी है उनकी जो शेयर कैपिटल होगी, ऑब्वियस सी बात है, कंपैरेटिवली बड़ी होगी। सपोज करो करोड़ों में है और उनके प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आता रहेगा। जैसे किसी एक का सपोज शेयर रिलायंस का ले लेते हैं, 1300 रुपए का शेयर है, ठीक है, या एमआरएफ का ले लेते हैं, उसका शेयर और महंगा है, तो एज द केस में भी जो भी होगा, तो शेयर प्राइस में अगर 1 रुपए का फर्क आएगा तो ओवरऑल स्टॉक में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। अब स्टॉक करोड़ों में होगा तो उसको किसी को बताना जी आज स्टॉक कितने का, जी इतने करोड़ का, फिर 10 मिनट के बाद या 1 घंटे बाद या अगले दिन कितने का हो गया तो उसकी वैल्यूएशन अलग हो जाएगी। वो बहुत डिफिकल्ट है किसी को दिमाग में रखना, समझना, समझाना।
एज कंपेयर टू किसी को ये बोलना कि जी शेयर्स 1300 रुपए का था 1305 का हो गया या 1299 का हो गया, ये बहुत इजी टर्म होती है। तो इसलिए बड़ी कंपनीज वगैरह स्टॉक में डील करना पसंद नहीं करती, वो हमेशा पर शेयर्स में डील करती है। आप परचेज करोगे तो पर शेयर ही परचेज करोगे, एक अनफ्रैक्शनड अमाउंट मतलब डिफरेंट अमाउंट आप परचेज नहीं कर सकते इन जनरल सिनेरियो में। अब ये पॉइंट बेसिकली क्या कहता है, इसको हमने बहुत सारा बहस कर ली, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, बेसिकली समझाना था आपको इसका टर्म। ये सिंपली कहता है कि कोई भी कंपनी, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है कि इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट होती है, जब कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिश करेगी, तो वो कभी भी स्टॉक की फॉर्म में नहीं कर सकती, उसको शेयर्स की फॉर्म में ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब स्टार्टिंग में होता है तो स्टार्टिंग में हमें मेंशन करना होता है, फाइलिंग करनी होती है कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, सपोज 1,10,000, टोटल 10 लाख रुपए। अब मैंने इसके अंदर से कितने के शेयर इशू कर दिए, मैं स्टॉक की फॉर्म में बात करूंगा तो मैं फाइलिंग करके रजिस्ट्रार को बताऊंगा जी 9 लाख का शेयर इशू कर दिया। ठीक है, अब 9 लाख के शेयर में सपोज करो एक शेयर मेरा, मैंने नंबर ऑफ शेयर जो रखे हैं वो 90,000 रख लिए, नंबर ऑफ शेयर जो रखे मैंने वो रख लिए मैंने 90,000, और जो एक शेयर का प्राइस रखा है वो सपोज 10 रुपीज रखा है, तो मेरे को ऑथराइज कितना था, ऑथराइज कितना था 1,00,000, 10 के हिसाब से 10 लाख, तो ये एज पर ऑथराइजेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सपोज करो मैं इसके अंदर ऐसा कर दिया कि एक शेयर का प्राइस 1 रुपए रखा और नंबर ऑफ शेयर 9 लाख कर लिया, तो जो मेरे को ऑथराइज था मैं उसके बियॉन्ड चला गया, मैं उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहा हूं। तो ये चीज कैसे पता लगेगा, अगर मैं सीधा कहता हूं 9 लाख रुपए, तो मुझे नहीं पता कि मैंने पर शेयर प्राइस क्या रखा और नंबर ऑफ शेयर क्या रखा है, तो वो कंप्लायंसेस नहीं मानी जाएगी। तो इनिशियली आपको शेयर की फॉर्म में डील करना होता है, उसके बाद जाके आप चाहो तो उसको कन्वर्जन कर सकते हो स्टॉक के अंदर, और स्टॉक को फिर कन्वर्ट कर सकते हैं हम किसके अंदर, शेयर्स के अंदर। ये पॉसिबल है, करती कोई नहीं है प्रैक्टिकली, किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया हुआ, ये एक जनरल आइडिया है प्रैक्टिकल। अब थर्ड पॉइंट आपको क्या कहता है कि कोई भी कंपनी चाहे तो अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट कर सकती है स्टॉक के अंदर, और वापस से स्टॉक को चाहे तो कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स के अंदर, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल का इनाम देते हैं। ठीक है, फुल्ली पेड अप क्यों लिखा हुआ है, कभी भी पार्टली पेड अप शेयर स्टॉक में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि किसी का शेयर सपोज 10 रुपए का है, हमने 8 रुपए मंगाए हैं, 2 रुपए नहीं मंगाए, जब हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पर शेयर के अंदर कितना कॉल्ड अप था कितना पेड अप था ये फिगर्स पता ही नहीं होंगे, मैं तो सीधा अमाउंट पता हो जाएगा। तो जो अनकॉल्ड अप अमाउंट है उसको रिकवर करना, उसको लेना पॉसिबल नहीं रह जाता, तो इसलिए हम कहा जाता है कि उसको पहले फुल्ली पेड अप कर लो फिर कन्वर्ट करो, ताकि इस टाइप का इशू अराइज ना हो जब वो कन्वर्ट हो जाए स्टॉक के अंदर। ठीक है, शेयर्स को तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब वो शेयर्स की फॉर्म में है। तो ये कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन जो है ये भी आपका अल्टरेशन कहलाता है, जो कि क्लॉज 3 बताता है। क्लॉज 4 बहुत सिंपल सा है, वो कहता है जी सब डिवाइड कर सकते हैं अपने शेयर्स को, मतलब कि जैसे कंसोलिडेशन वाले अपने पॉइंट में देखा था, वैसे ही इसी का एक तरीके से फॉर्म है जिसमें हम सब डिवाइड कर रहे हैं, उसको स्मॉलर अमाउंट पे लेकर आ रहे हैं, मतलब कि वही चीज है आपकी, सपोज 1 लाख शेयर 10 रुपए का, टोटल 10 लाख की वैल्यू, हम कह रहे हैं जी 10 लाख शेयर 1 रुपए का बना देंगे। अब 10 को हम किस पे लेके आ जाएंगे, 1 पे लेके आ जाएंगे, तो ये करना भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके अंदर ध्यान क्या रखना है कि प्रपोर्शन ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट, जो आपका अमाउंट आ गया और कोई अनपेड अमाउंट है तो वो सेम रहना चाहिए। वो सेम होने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो पहले किसी का 10 का शेयर था, ठीक है, उसमें से 2 रुपए का 2 रुपए हमारे पास नहीं आए थे और 8 रुपए आ रखे थे। जब उस 10 के शेयर को आप 1 रुपए बना दोगे तो उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए कि 20 पैसे नहीं आए और 80 पैसे आ गए। मतलब प्रपोर्शन के अंदर चेंजेस नहीं करने आपको, प्रपोर्शन अगर कुछ है ऐसा अनपेड और पेड के बीच में तो वो प्रपोर्शन सेम मेंटेन्ड रहेगा, आप उसको कितना भी फ्रैक्शन में गिरा लो, पर वो फ्रैक्शन का जो प्रपोर्शन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो सिंपल सी बात थी, कुछ खास नहीं। लास्ट कहता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए हम यहाँ पे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल थी 20 लाख रुपए, कंपनी ने इशू किए थे पूरे 20 लाख रुपए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुए, इशू नहीं हो पाए, जो सब्सक्राइब या इशू है वो हुए 19 लाख रुपए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह के जो प्रोविजन थे वो सारे फुलफिल किए गए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और 19 लाख इशू हुए, 19 लाख कंपनी ने इशू कर दिया। अब कंपनी के पास 1 लाख का एक्स्ट्रा ऑथराइज कैपिटल बचा हुआ है। ठीक है, अभी हमने देखा फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि उसको बढ़ा सकते हैं, वो तो सिंपल है, कंपनी चाहे तो उस 1 लाख को कैंसिल भी कर सकती है, ये इशूड में से कैंसिल नहीं किया जा रहा, ध्यान देना इसके अंदर। जो इशूड शेयर कैपिटल है उसको हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, उसमें कैंसिलेशन नहीं कर रहे हैं, हम कैंसिलेशन क्या कर रहे हैं, वो वाला पोर्शन जो कि अनयूटिलाइज है, ऐसा कह सकते हैं हम कि वो अनयूटिलाइज है, मतलब ऑथराइज से नीचे आप चाहो तो उसको रिड्यूस कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, नॉट बिलो द लेवल ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। मतलब 20 लाख और 19 लाख के बीच में 1 लाख है, मैं चाहूं तो 20,000 कैंसिल कर दूं, 50,000 कैंसिल कर दूं, मैक्सिमम 1 लाख कैंसिल कर सकता हूं। 19 लाख से नीचे तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते क्योंकि वो इशूड है। ठीक है, तो वो जो अनयूज्ड अमाउंट है, अनयूज्ड ऑथराइज कैपिटल है, उसको कैंसिलेशन करने का भी प्रोविजन देता है आपका ये क्लॉज नंबर 5। और इसका जो सबसेक्शन 2 आएगा, सबसेक्शन 1 में 5 बात है कि सबसेक्शन 2 बस इस चीज को क्लैरिफाई करता है कि सर जी ये जो कैंसिलेशन किया आपने क्लॉज 5 के अंदर ना, इसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल मत मानने। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल पहले भी 19 लाख थी, अभी भी कितनी है 19 लाख ही है, आपने तो वो अनयूज्ड पोर्शन को कैंसिल किया है, तो वो कैंसिलेशन आपका जो है वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं कहलाता। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का एक सेपरेट सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 66, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो वहां पे इसकी चर्चा होगी। तो ये कहता है जी भैया कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स जो है वो आपका रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं माना जाएगा, इस भ्रम में नहीं रहना, क्लैरिफिकेशन के लिए सब सेक्शन 2 डाला हुआ। तो इतनी सी बात थी सेक्शन नंबर 61 के अंदर।
अब एक एडिशनल बात आती है सेक्शन नंबर 64 की, जो कि 61 में भी आएगी, 62 में भी आएगी। तो इसको हम अलग से कोई सेपरेट वीडियो नहीं लेंगे, बहुत छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 64। ये बस इतनी सी बात बताता है कि सर जी कोई भी अल्टरेशन होगी शेयर कैपिटल के अंदर तो उसकी फाइलिंग करनी जरूरी है। फाइलिंग किसके पास करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रजिस्ट्रार के पास करेंगे। कितने दिन के अंदर करेंगे? 30 दिन के अंदर करनी है। प्रिस्क्राइब फॉर्म, प्रिस्क्राइब मैनर, प्रिस्क्राइब फीस, वो सारी चीजें आपकी नॉर्मल चलेंगी। तो एक सिंपल सी बात कहता है कि 64 क्या बताता है कि कभी भी अल्टरेशन ऑफ कैपिटल होगा तो उसकी अपनी फाइलिंग करना मैंडेटरी है 30 दिन के अंदर, और उसके साथ जो आप फॉर्म वगैरह यूज करोगे उसके साथ क्या अटैच करोगे? जो भी आपका अल्टर्ड मेमोरेंडम होगा, मतलब जो भी आपका चेंजेस किया हुआ नया मेमोरेंडम होगा, उसको भी साथ में आपको फाइलिंग करके रजिस्ट्रार तक पहुंचाना है विद इन 30 डेज। तो ये सिंपल सी बात करता है सेक्शन नंबर 64। साथ में इसकी पेनल्टी की भी बात है। पेनल्टी में कुछ खास नहीं है, 1000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी लगेगी। मैक्सिमम जाएगी 5 लाख, विच एवर इज लोअर इज योर पेनल्टी अमाउंट। किसके ऊपर लगेगा? कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर लगेगा। तो सिंपल सेक्शन है, ऑल्दो ये आगे आएगा सेपरेटली, वहां पे एक बार उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे, बट दिस इज अटैच्ड विद सेक्शन नंबर 61 एंड 62 आल्सो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 61। सिंपल सा एरिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।